जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और एक बार आप सारे लोगों की मुस्कुराहट दिखे तो और बेहतरीन हो जाए। नाम दिखा दें भाई, कौन कौन हैं। मेरे गुरुजी नवीन सर, बहुत शानदार, सुहानी, इनोसेंट, रेखा, आयुष, याशिका, नरेंद्र, निखिल, संध्या, मुकेश, मंटू, हर्षिता, सलीना, सरोजा राणा, कृष्णा पाल, आदित्य चौधरी, प्रिंस, रेखा देवी, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और आज दोस्त हम एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका राज्यपाल अर्थात गवर्नर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखेंगे। और मैंने आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी। मैंने आप सब लोगों से बोला था कि जब आप इस क्लास को करने आएंगे तो आप लोग आपका एक बार प्रेसिडेंट को पढ़ के आएंगे। तो आप पढ़ के आए हैं, एक बार थम्स अप कर दें। यानी मैं आपसे कोई भी आर्टिकल पूछूं प्रेसिडेंट का तो आप मुझे बता देंगे उस आर्टिकल में क्या है। इस बात के लिए आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यानी इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर है। तो सारे दोस्त कह रहे हैं कि हाँ जी दे सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, अभी देखेंगे कि आपका जो ये कॉन्फिडेंस आप मुझे दे रहे हैं वो कितना ठीक है, कि आप यूं ही झूठ बोल देते हो, प्रॉमिस कर देते हो। ओके, तो सबसे पहले गवर्नर को पढ़ने से पहले आपका टेस्ट लेते हैं। एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, है ना। छोटा सा टेस्ट लेंगे भैया। और क्योंकि उस टेस्ट को बहुत ज़रूरी है, और उस टेस्ट के ऊपर लिख लीजिए, और इस टेस्ट को लिखना ज़रूर है अपनी कॉपी में, है ना। इस पे लिखना आपका क्या बोलेंगे, रूल 89। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन लिख लें ऊपर रूल 89। ये रूल 89 क्या है फिर मैं आपको समझाता हूँ। आप कहोगे भैया मैजिक है, जादू है, मज़ा आ गया। रूल 89, जैसे रूल 89 समझाने से पहले मैं आपसे कुछ आर्टिकल पूछना चाहूँगा। आर्टिकल क्या है, पहले आर्टिकल मुझे बताओ, आपने जो पढ़ा था। कुछ आर्टिकल पूछेंगे। आर्टिकल 72 में क्या है बताओ। आर्टिकल 72 में क्या है आपका, 72 पूछ लेंगे। कोई भी लिख लो, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखूंगा, आप चाहे 73 लिख लो, ठीक है, जिसमें आपका वो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है। 74 आपसे पूछूंगा मैं। 74 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75 आप चाहे तो क्रम से लिख लेना सारे जिसको याद हो। 75 लिख ले सकते हैं इसमें। आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 77 भी इंपॉर्टेंट है। 78 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 78 में क्या है, ठीक है। आर्टिकल 78 हो गया। आर्टिकल 79 में क्या है, 79 में। आर्टिकल 80 में क्या है, आर्टिकल 80 में क्या है। फिर हम बात करेंगे, आर्टिकल 80 हो गया। आर्टिकल 80 के बाद में इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 में क्या है बताओ। 82 मैंने कहा था बाद में बताऊंगा आपको, डेलिमिटेशन कमीशन। फिर बत गए थे हमने किसके, आर्टिकल 83 में बताओ क्या है, 83 है। आर्टिकल 83 में क्या है। फिर आपका आर्टिकल 85 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 85 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 85 हो गया। आर्टिकल 86 में क्या है, 86 में क्या है। आर्टिकल 87 में क्या है, 87 में। आर्टिकल 89 में क्या है, ठीक है। आर्टिकल 89 का इंपॉर्टेंट आता है। आर्टिकल 93 में क्या है, 93, ठीक है। 93, आर्टिकल 93 हो गया आपका। आर्टिकल 98 में क्या बताया था आपको, आर्टिकल 98 हो गया। आर्टिकल 105 में क्या बताया था, आर्टिकल 106 में क्या बताया था। आर्टिकल 106, ठीक है। 106 हो गया आपका। आर्टिकल 111 हमने आपको पढ़ाया है। मतलब चाहें तो आप क्रम से लिख लें, बात वही होगी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो इन सबसे क्या इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करें इसको एक बार। क्योंकि इसमें जो आपको रटने पड़ते हैं ना आर्टिकल्स, वो सारी चीज़ें अगर आप इनको समझ चुके हैं तो वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखें ध्यान से। आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति करते हैं आपका जो पार्डन है। पार्डन बताया गया है उनका, जो पार्डन की पावर्स हैं उनकी, क्षमादान को बताया गया है। यस और नो, करेक्ट करते रहना। 74 में अगर मैं बात करता हूँ तो 74 में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बताया गया है। एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद किसको सलाह देगी, वो मंत्री परिषद होगी एक सलाहकारी संस्था, किसके लिए, आपका राष्ट्रपति के लिए। ऐसा है या नहीं है, हाँ या ना। जी बिल्कुल होगा। मतलब ये एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 75 में क्या बताया गया है, 75 में क्या हो गया, आपके जो मंत्री बताई गई है, मंत्री परिषद कितनी होगी कि लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, आदि बातों को किया गया है, ठीक है। आपका जो मंत्री परिषद है मतलब अन्य उपबंध बताए गए हैं। मतलब मंत्रियों के बारे में बताया गया है, ये हम लिख सकते हैं, किसके बारे में, मंत्रियों के बारे में। मंत्रियों के बारे में बताया गया। 76 में क्या पढ़ा था हमने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, महान्यायवादी को।
महान्यायवादी को पढ़ा था, किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ा था, हाँ जी पढ़ा था। 77 में क्या बताया था मैंने आपको कि 77 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया था कि जितने भी केंद्र सरकार के कार्य होंगे किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, भैया नोट करना है इसको शॉर्ट में, है ना। और 78 में क्या बताया था आपका, पीएम का क्या कर्तव्य होगा, पीएम का कर्तव्य होगा, राष्ट्रपति साहब, पीएम की ड्यूटी होगी कि भाई राष्ट्रपति साहब कोई भी सूचना मांगते हैं, सूचना मांगेंगे कौन, आपका राष्ट्रपति, तो वो उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। 79 में साथी पार्लियामेंट को बताया गया था, संसद को, हाँ जी बताया गया था संसद को। आर्टिकल 80 में क्या था, राज्यसभा था, उच्च सदन जिसको हम कहते हैं, उच्च सदन, जी भैया राज्यसभा को बताया गया था। 81 में क्या बताया गया था, लोकसभा बताया गया था, लोकसभा बताया गया था। इसमें क्या बताई गई थी 83 में, दोनों सदनों की अवधि, जो दोनों हाउसेज हैं उनका टाइम टेन्योर बताया गया था, दोनों सदनों की अवधि। जैसे मैं आपसे पूछूं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहोगे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बताया था, राज्यसभा का बताया था, राज्यसभा सदस्य का, भैया सदस्य का बताया था। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल वो 5 होता, लोकसभा का भी 5। 85 में क्या बताए थे मैंने आपका, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र बताए, संसद के सत्र बताए थे, सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे कैसे चलते हैं। 86 में आपका राष्ट्रपति का अभिभाषण, वो चाहे जब किस सदन में जाकर के अभिभाषण दे सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको, एड्रेस, एड्रेस बताया था, हाँ जी बताया था। 87 में बताया था विशेष अभिभाषण, जो सिर्फ 2 स्थितियों में मैंने आपको बताया था, कौन सी 2 स्थितियां होती हैं भैया, या तो कोई सत्र शुरू होगा हर वर्ष पहले सत्र के शुरू में, या नई लोकसभा का जब गठन होगा, ये स्पेशल एड्रेस हो गया, ये स्पेशल एड्रेस है, विशेष अभिभाषण ये सिर्फ एड्रेस होता है। 89 में क्या बता रखा था, आर्टिकल 89 की अगर बात करें यहाँ पर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, यानी कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को बता रखा था, उपसभापति को बता रखा था, उपसभापति बीच के भी लिख लेना, चाहे 88 लिख लेना। 88 मैंने बताया था महान्यायवादी दोनों सदनों में बैठ सकता है, ठीक है, दोनों सदनों में बैठने का अधिकार उसको है। 93 में क्या था, 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बताया था। अरे समझ पा रहे हो, बता पा रहे हो, ये क्या बोलेंगे भैया यहाँ पे आपका, वो सॉरी यहाँ पे कौन थे, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ये यहाँ पर चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। 93 हो गया। 98 में क्या बताया था, पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट को, संसद सचिवालय को, अब चाहे आप इसमें 99 लिख लो, 100 लिख लो, सब पर वो बात लागू होगी जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। 105 में क्या बताया था इंपोर्टेंट मैंने, एमपी के जो प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार हैं, विशेषाधिकार, एमपी के जो प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार बताए थे मैंने आपको कि भैया वो सदन में जो कुछ भी बोलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी उस बात के लिए। 106 में क्या बताए थे, एमपीज की सैलरी, उनको कितना वेतन मिलता है, वेतन मिलता है। 111 में क्या बता रखा था, जो राष्ट्रपति हैं वो उनकी परमिशन से ही कोई बिल बनेगा, राष्ट्रपति जो विधेयक पर स्वीकृति देते हैं, ठीक है, विधेयक पर स्वीकृति, विधेयक पर जो स्वीकृति देते हैं, परमिशन देते हैं, जैसे किसी भी सदन में जाएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। ओके, ये जानते हो सारे लोग, थम्स अप करके बताएं किसने सारे आंसर दिए। तो मैं आपको क्या समझाने वाला था, जो आर्टिकल 18 जो रूल 89 है, ये क्या है, रूल 89 कुछ भी नहीं है, जहां से आर्टिकल 72 शुरू होता है, और आप आर्टिकल 72 से लेकर के मैंने आपको अभी आर्टिकल बताए बहुत सारे, यानी कि हम कहें तो आर्टिकल 111 तक बताए, तो यानी कि इसके बीच के जो आपके 28 और 11 यानी कि 28 10 38 39 लगभग 40 जो आर्टिकल हैं, ये 89 के गैप पर रिपीट हो जाएंगे, इसमें 89 जोड़ लेना, कभी भी आर्टिकल याद मत रखना, क्योंकि ये वो आर्टिकल हैं जो जनरली हमको याद होते हैं। इसमें कितना जोड़ लेंगे, 89 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, सब कुछ। ये कहाँ पर थी सारी व्यवस्था, ये हमने केंद्र में पढ़ा था, केंद्र में ये हमने पढ़ा था भाग 5 में, भाग 5 में हमने पढ़ा था। भाग 5 कहाँ से है, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है, ठीक है, केंद्र में। वहीं पर जब हम भाग, आज राज्य 6 को पढ़ेंगे, आज मैं आपको भाग 6 पढ़ाऊंगा, राज्य, राज्य कहाँ से शुरू होता है, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। तो ये जो 40 आर्टिकल है रिपीट होंगे, और भी बहुत सारे होंगे, वो मैं आपको बताता रहूंगा समय समय पर। तो बताएं कौन कौन, इसमें 72 में बताओ। अब अगर क्षमादान की शक्ति अगर आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास है, तो राज्य में किसके पास हो जाएगी भैया, राज्यपाल के पास। किस आर्टिकल में हो जाएगी, क्या प्रावधान होंगे, कौन कौन सी नहीं है, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। आंसर आप करें मुझे फटाफट से दोस्त, क्लास पर ध्यान देंगे। एक साथी का प्रश्न है, अब जनगणना क्यों नहीं होती, होती है कोरोना की वजह से नहीं हुई है, बस अतिरिक्त प्रश्नों के लिए मैंने आपसे मना किया हुआ है।
2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा डिले है। अतिरिक्त प्रश्नों पर ध्यान ना लगाएं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 161, बहुत बढ़िया, 161। जैसे कि मंत्री परिषद है केंद्र में, ठीक है, किसको सलाह देने के लिए? राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर सलाह किसको देगी? राज्यपाल को देगी। तो किस आर्टिकल से देगी? तो आप बोलेंगे आर्टिकल 163 से देगी। मैं पूछूं, जैसे कि आपका केंद्र में आपने बोला था कि भाई मंत्री परिषद जो मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। तो राज्य में जब हम बात करेंगे तो वहां पर लोकसभा, तो हमने जिक्र किया लोकसभा निम्न सदन। ऐसे ही राज्य में निम्न सदन आप आगे चल के जानोगे विधानसभा होती है, तो विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। किसके प्रति उत्तरदायी बताई थी वहां पर? लोकसभा के। तो यहाँ किसके हो जाएगी? निम्न सदन विधानसभा के। किस आर्टिकल से हो जाएगी? 164 से। महान्यायवादी, यहाँ पर जैसे केंद्र में महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च वकील मैंने आपको बताया था, उसी तरह राज्य में सर्वोच्च वकील कौन हो जाएगा? महाधिवक्ता हो जाएगा। जोड़ दो 89, कितना आएगा बताओ फटाफट से। महाधिवक्ता कितना आ जाएगा? 89 जोड़ेंगे तो 8 7 15 और आपका 9 6 15, 165। वहां पर याद है मैंने आपको बताया था जैसे कि महान्यायवादी की शक्तियां आर्टिकल 88 में बताई गई, तो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है लेकिन वोट का अधिकार नहीं है। तो वो 88 में था तो 88 में जोड़ देना। यहाँ पर मैंने इसके विशेष अधिकार आपको बताए थे 105 में, तो 89 जोड़ देना। बात समझ पा रहे हैं मेरी? बात समझ पा रहे हैं? बोलो सारे सारे लोग। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? जैसे कि सारे कार्य केंद्र सरकार के जो है वो राष्ट्रपति के नाम से हुए माने जाते हैं, ऐसे ही राज्य में जो सारे कार्य हैं वो किसके नाम से हुए माने जाएंगे? राज्यपाल के नाम से। किस आर्टिकल से? 9716 166 से। ठीक है। पीएम का कर्तव्य सूचना देने का होगा राष्ट्रपति को, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? राज्य में सीएम का कर्तव्य सूचना देने का किसका हो जाएगा? राज्यपाल को हो जाएगा। इस आर्टिकल से हो जाएगा तो क्या बोलेंगे भैया? आर्टिकल 1, यहाँ पे कितना होगा? 9716 166 हो गया, तो कर्तव्य किस में आ जाएगा? 167 में आ जाएगा। यहाँ पर संसद है तो राज्य में तो संसद, जैसे केंद्र में कानून बनाने के लिए संसद है तो राज्य में कौन हो जाएगा? लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल। तो विधानमंडल के लिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा बताओ? विधानमंडल के लिए संसद में जोड़ें 89, 9 9 18 168 हो जाएगा विधानमंडल का। जी हाँ, आर्टिकल 168। जैसे वहां पर साथी आपका राज्यसभा अपर हाउस था, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका? अगले ही आर्टिकल में 169 में विधान परिषद हो जाएगा, क्योंकि उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद, जो कभी विघटित नहीं होगी। विधान परिषद जो कि सिर्फ 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। ठीक है। तो ये तुमको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरली हम सबको पता है 79 में संसद है। तो अब तुमको ये याद नहीं करना है कि भाई विधानमंडल किस आर्टिकल में, भूल जाओ, सिर्फ 89। ठीक है। जैसे कि लोकसभा था आपका निम्न सदन, तो जोड़ो इसमें 89, तो कितना बन जाएगा आपका? तो आप कहेंगे भैया 170 बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा, तो यहाँ पर निम्न सदन अर्थात विधानसभा। निम्न सदन वो होता है जिसमें जनता वोट करती है, तो यहाँ पे जनता वोट करेगी दोनों चुनावों में। सेम प्रोसीजर रहेगा सब कुछ। अगर आप लोकसभा को पढ़ चुके हो, लोकसभा के चुनाव की प्रणाली समझ चुके हो, तो प्रणाली वही रहेगी, बस सीटों की संख्या बदल जाएगी। दोनों सदनों की अवधि की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों सदनों की अवधि कितने में हो जाएगी आपका? तो आप बोलेंगे 172 में हो जाएगी। यहाँ संसद के सत्र बताए गए तो यहाँ भी 174 में हो जाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे तो यहाँ पर विधानमंडल के सत्र होंगे, और यहाँ पर कौन? राज्यपाल अभिभाषण देंगे। कभी भी दे सकते हैं अभिभाषण। तो अभिभाषण जो देंगे साथी वो 175 में देंगे। विशेष अभिभाषण जब नई विधानसभा का गठन होगा या नया सत्र शुरू होगा, जैसे राष्ट्रपति साहब को मैंने आपको बताया था, तो ये किस में आ जाएंगे? 176 में आ जाएंगे। 89 की अगर हम बात करते हैं, ये कितने में आ जाएगा? 178 में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो उल्टा है, जैसे ये आपका 4 यानी कि 182, तो ये दोनों क्या हो गए? उल्टे हो गए आपका। देखो, क्योंकि ये क्यों उल्टे हो गए? क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में होती है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है। तो जब सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती, तो यहाँ पर सबसे पहले विधानसभा को ले लिया गया। किसको? यहाँ पर विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ले लेंगे, यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। तो ये बस उल्टा है। उपाध्यक्ष और किसको? क्योंकि ये हर जगह है नहीं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्पीकर डिप्टी स्पीकर। और जब यहाँ पर लोकसभा की बात की गई है तो यहाँ पर फिर विधान परिषद को जगह दे दी गई। विधान परिषद के कौन होंगे? आपका सभापति, सभापति महोदय होंगे, और आपका उपसभापति होंगे। ठीक है, यानी कि चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होंगे। ठीक है। संसद सचिवालय, इसमें 89 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 89 जोड़ेंगे तो बोलो फटाफट से। 9 और 8 17 का 7 हासिल लगे 1, 9 9 18 और 1 19, 197 हो जाएगा? नहीं होगा। बोलो, नहीं हो सकता कभी भी। कितना होगा? 100। सारे लोग बोलो कितना हो जाएगा आपका?
अगर उसमें हम क्या जोड़ दें, 98 में हम जोड़ दें कितना, 98 में 89 जोड़ें तो कितना बनेगा, 9 8 17 का 7 हासिल लगे 1, 9 8 17 1 18, 187 बनेगा, कितना 187 बनेगा, 187। एमपी के विशेष अधिकार बताए गए हैं तो इसमें 89 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 194 बन जाएगा, 194 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 195। तो यहाँ पे वेतन किसकी होगी, एमएलए के वेतन होंगे। यहाँ पे एमएलए के विशेष अधिकार होंगे क्योंकि राज्य में एमएलए होते हैं, क्या होते हैं, एमएलए होते हैं। राष्ट्रपति विधेयकों पर स्वीकृति देते हैं, तो अब मुझे बताओ राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत विधेयकों पर स्वीकृति देते हैं राज्य में, तब मजा आएगा। फटाफट से बता दें, एक बार आंसर बता दें तो मैं समझ जाऊंगा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको क्लियर है। तो इन आर्टिकल्स को जो राज्य के उनको रटोगे तो नहीं, ठीक है, कभी नहीं रटेंगे भैया, ये हो जाएगा आपका 200 में। तो राज्यपाल, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, अब जनरली इस आर्टिकल को कोई पढ़ता है क्या, नहीं पढ़ता। दिल्ली पुलिस में 4 या 5 क्वेश्चन रिपीट हुए थे आपका, उन्होंने कम से कम 4-5 शिफ्ट में पूछा था कि किसी भी राज्य में किसी विधेयक पर स्वीकृति राज्यपाल के द्वारा किस आर्टिकल के तहत दी जाती है। अब आपको राष्ट्रपति का पता होना चाहिए कि आर्टिकल 111 से देता है, बात खत्म। अब आप कहें नहीं भैया मुझे तो 111 भी नहीं पता, तो मैं कैसे करूंगा, तो फिर तो कुछ नहीं पता, तो दिक्कत होती है। बात क्लियर है, ये प्रोसीजर हमारा यहाँ पर आपको याद रखना है। आज की क्लास को फिर हम कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था भाई साहब आपका रिवाइज करना चीज़ों को और समय समय पर रिवाइज करते रहें। अब शुरू करते हैं, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब किसी का अतिरिक्त अतिरिक्त कमेंट नहीं दिखना चाहिए, अपने आप को अब क्लास में डुबो देंगे, अन्य कोई भी बातें नहीं। सर हिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी, दोस्त मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपने शायद पिछली क्लासेस नहीं करी हैं। सारे बच्चे बता सकते हैं मैंने लगभग कब से बताया हिस्ट्री को, बता दीजिए सारे बच्चे, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। आप अतिरिक्त बातें ना करें, आप प्रार्थना के बाद भी नहीं मानते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। मार्च, 1 मार्च से, लगभग 1 मार्च से है ना, उसमें 1 2 3 4 कुछ हो सकता है तो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे 1 मार्च आप मान लीजिए आइडियल। अब ये वो बच्चा है जिसने वो क्लास भी नहीं की है ना, आए अब ध्यान लगाएंगे क्लास में, लिखें भैया क्या शुरू कर रहे हैं हम, राज्य को, राज्य अर्थात भाग 6, भाग 6 स्टेट को हम शुरू कर रहे हैं अब। स्टेट किस में बताया गया है, पार्ट 6 में। और पार्ट 6 में जो आर्टिकल आपके आते हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आप कहेंगे आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं हमारा, 152 से 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक, ओके। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम केंद्र स्तर पर बात कर रहे थे तो सरकार के कितने अंग होते हैं, तो आप कहोगे भैया सरकार के 3 अंग होते हैं। तो जैसे केंद्र स्तर पर है ऐसे ही राज्य स्तर पर भी 3 अंग होंगे, और वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं, राज्य सरकार के भी 3 अंग होंगे। एक तो यहाँ पर भी कार्यपालिका होगी, यानी एग्जीक्यूटिव यहाँ पर भी होगी, विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर यहाँ भी होगा, आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल होगा। और न्यायपालिका राज्य में होगी या नहीं होगी, इनको हम हाई कोर्ट कहते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल होगी भैया न्यायपालिका, ठीक है। यानी कि हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, ये ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर एंड ज्यूडिशरी, ज्यूडिशरी। जैसे दोस्त मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा, मुझे बताइए संघ की कार्यपालिका को किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हमने पढ़ा था, संघ की कार्यपालिका, तो आप सारे लोगों को पता होना चाहिए यूनियन एग्जीक्यूटिव को हमने पढ़ा था आर्टिकल 52 से 78 तक, यानी 52 से लेकर के 78 तक। तो 52 से आपका राष्ट्रपति हमने उसमें पढ़े थे, फिर आपको याद होगा कि हमने फिर उसमें मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था, फिर हमने उसमें आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था, फिर 77 और 78 यानी राष्ट्रपति के नाम से कार्य होंगे, यानी कि जो कार्यों का संचालन है 77 में, 78 में पीएम का कर्तव्य होगा राष्ट्रपति को सूचना दें, ये हमने पढ़ा था, तो वो यूनियन एग्जीक्यूटिव था। ऐसे ही राज्य की जो एग्जीक्यूटिव है उसका जिक्र आता है आपका, याद रखने ना, आर्टिकल 153 से लेकर के 153 से लेकर के 167 तक, 153 से लेकर के 167 तक आता, ओके बॉस। अब इसमें कौन कौन होते हैं कार्यपालिका में, जैसे वहां पर राष्ट्रपति थे तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, राज्यपाल अर्थात आपके गवर्नर हो जाएंगे, गवर्नर।
गवर्नर की हम बात करेंगे तो ये बताए गए हैं आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक, ठीक है। राज्यपाल के अलावा इसमें होगा मंत्री परिषद, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, COM हम लिखते थे इसको, COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके लिए दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 163 और 100 क्या बोलेंगे, अभी मैंने अंतर बता करना सिखाया आपको। तो यानी कि इसमें से अगर 89 आप घटाओगे, या आपको केंद्र का याद है तो उसमें 89 जोड़ लो, या यहाँ से 89 घटा दो, मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद के अलावा और कौन होता है आपका, महाधिवक्ता, जैसे कि वहां पर महान्यायवादी होता था, महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता को क्या बोलेंगे, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। और एडवोकेट जनरल जो है वो आर्टिकल कहाँ पे बताए गए हैं, 165 में, ठीक है, एडवोकेट जनरल। और फिर होंगे राज्य सरकार के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के जो कार्य हैं वो बताए गए हैं आपका आर्टिकल 166 और 167 में, ठीक है, 166 एंड 167। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगर हम विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका में कौन आएगा आपका, यहां पे शुरू होगा आर्टिकल 168 से 168 से लेकर के आपका 213 तक। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसको एक क्लास में पढ़ेंगे। और जुडिशरी को एक क्लास में पढ़ेंगे। ये शुरू होंगे आर्टिकल 214 जब हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे 237 तक। इस तरह से ये कवर होते हैं। अभी हमारा फोकस है सिर्फ इस बात पर कि राज्यपाल 153 से 162 बताए गए हैं, फिर मंत्री परिषद है आपका 163 और 164 में, ठीक है। और फिर 165 में यहाँ पर हमको जिक्र करना है किसका, महाधिवक्ता का। और महाधिवक्ता के अलावा राज्य सरकार के जो कार्य होंगे यानी कि राज्यपाल के नाम से होंगे आर्टिकल 166 से। और CM का ड्यूटी होगा, CM का कर्तव्य होगा कि राज्यपाल जब सूचना मांगे तो उनको सूचना उपलब्ध कराए, ये 167 में है। ओके, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए तैयार हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर को बताने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जो राज्यपाल का पद है वह हमने कहाँ से लिया है, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बड़े धैर्य और संयम के साथ में आपने पढ़ा है, तो हमेशा मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि अच्छे छात्रों से तो कम उम्मीद करूँगा कि वो हमेशा उन चीज़ों को जिनको हमने बहुत अच्छे समय दे करके पढ़ा है उनका एक सटीक उत्तर बताएंगे जी। राज्यपाल के पद को हमने कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया है भैया। 1935 के राज्यपाल का जो कार्यालय है, ठीक है, 1935 के अधिनियम से हमने उसको लिया है। बहुत बढ़िया, भारत शासन अधिनियम से हमने उसको लिया है, क्योंकि जब हमने सोर्सेस पढ़े थे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है तो वहां पर भी हमने आपको ये बताया था, ठीक है। राज्यपाल का कार्यालय कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया। अब हम इसको शुरू करेंगे और लिखें, नोट बना ले वो अपना, राज्यपाल। चीजों को समय समय पे रिवाइज जरूर किया करो, है ना। राज्यपाल अर्थात गवर्नर, गवर्नर। राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 152 से शुरू होता है। पहले इनका ट्रिक बता दूं एक आपको, सारे राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति का क्या पढ़ा था हमने, पकानी को का दियो देशम। ऐसे ही साथ ही हमने उपराष्ट्रपति का पढ़ा था, उसका निकास सनी। ऐसे ही एक किनारे पर नोट कर लो। अभी आपको एकदम से एक मतलब इंटेंस रिवीजन करना है तो आप कर सकते हो। जैसे इसका बोलते हैं हम क्या, आर्टिकल कहाँ से शुरू होगा, आर्टिकल 153 से, 153, 154 किनारे पे लिख लेना, ठीक है, फिर विस्तार से पढ़ेंगे। 156, 157, 158, 159, 160, 161 एंड 162 क्या होता है, राकानी पायो, राका को पायो, राका नी पायो, राका नी पायो, सस में पाया, मतलब सच बोलते हैं उसको। सस में क्या मिल गया, रीछ, क्षत्रिय वाला, ठीक है। और रीछ शक्ति वाला। राका को क्या पाया, ऐसे याद रखना, राका ने पाया सच में रीछ शक्ति वाला, राका ने पाया सच में रीछ शक्ति वाला। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद होगा। देखो इसमें क्या है, रा से यानी कि आपका राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल बोले तो गवर्नर को यहां पर बताया गया है। का से क्या बताया गया है, उसकी कार्यपालिका शक्ति को बताया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर्स को बताया गया है। मुझे बताओ, जैसे
मैंने कहा था केंद्र में जो राष्ट्रपति है वही राज्य में राज्यपाल है, लगभग, बहुत सारी चीजों में, जिनमें अलग होगा वो हम आपको बता ही देंगे। तो मुझे एक बात बता दो आप जरा, मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं कि केंद्र में जब कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित थी तो क्या वास्तविक शक्ति थी राष्ट्रपति के पास में? तो आप कहेंगे नहीं, वास्तविक शक्ति तो जो है पीएम के पास में होती है। तो आप मुझे बताइए फिर स्टेट में जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास होगी? औपचारिक रूप से फॉर्मली तो वो आपका किसके पास में? फॉर्मली तो वो गवर्नर के पास होगी, औपचारिक रूप से, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप से किसके पास होगी? तो स्टेट में, जहां पर केंद्र में पीएम था ऐसे स्टेट में सीएम हो जाएगा। कॉमन सी चीजें हैं, केंद्र में पीएम, स्टेट में सीएम। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में कौन हो जाएंगे? आपके राज्यपाल हो जाएंगे। केंद्र में लोकसभा तो राज्य में विधानसभा, केंद्र में राज्यसभा तो राज्य में विधान परिषद। चीजें ऐसे हैं, बस कॉमन रखनी है ना। अंतर बहुत सारे होंगे, उनको बहुत ध्यान से देखना है, अक्सर एग्जाम में गलती कर देते हैं दोस्त। 155 में क्या इनका निर्वाचन तो होता नहीं, नियुक्ति होती है। कार्यपालिका शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स को बताया गया है, नियुक्ति बताई गई है इनकी, अप्रत्यक्ष नियुक्ति होगी, अभी बताएंगे कैसे होती है नियुक्ति इनकी, ठीक है। अपॉइंटमेंट को बताया गया है। पास से क्या बताया गया है कि नियुक्ति के बाद में क्या होता है, उनकी पदावधि, यानी कि वो 5 वर्ष के लिए रहेंगे और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहते हैं, ठीक है, पदावधि होगी। और उसके लिए योग्यताएं क्या होंगी, कौन व्यक्ति बनेगा कि भाई 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, भारत से का नागरिक हो वो। आपका यहाँ पर क्या बताया गया 150 में, यहाँ पर आपका शर्तें बताई गई हैं, कंडीशंस बताई गई हैं कि भाई जिनमें हम जिक्र करेंगे कि उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। कब कब वो ब्रीच हुआ है, क्या ऐसा सच में होता है कि मान के चलो कोई व्यक्ति यूपी का है तो यूपी का राज्यपाल नहीं हो सकता? हाँ, सामान्यतः प्रावधान है, लेकिन संविधान में नहीं बताया गया है, ये चीज़ें परंपरा से आई हैं। तो कई बार इनका आपको, कई बार मतलब इनको जो है ओवरराइड भी कर दिया जाता है, मतलब इन शर्तों को माना भी नहीं जाता है, ठीक है, हो भी चुका है ऐसा। तो शर्तों की बात आ गई, फिर इनका शपथ, शपथ आप बताओ राष्ट्रपति का कौन कराते थे? सुप्रीम कोर्ट से, तो यहाँ हाई कोर्ट से करा देंगे, ठीक है, ओथ हो जाएगा। 160 में क्या हो जाएगा आपका, 160 में कि राष्ट्रपति जो आपका इनकी रिक्ति हो जाए, राज्यपाल की जो पद है वो वैकेंट हो जाए, वैकेंट खाली हो जाए, तब राष्ट्रपति के पास अधिकार होंगे किसको चुनेंगे। 161 में क्या बताया गया है, इसकी पार्डन पावर्स को बताया गया, छा से क्षमादान, ठीक है, पार्डन पावर्स जो है उसका प्रेसिडेंट से भी कंपैरिजन करेंगे, उसकी तुलना में कम है तो क्या है। और शक्ति का विस्तार बताया गया 162 में, शक्ति का विस्तार कि भाई विधानमंडल के पास जहां कानून बनाने की शक्ति होगी वहीं पर इन्हें शक्ति होगी, जो केंद्र में हमने पढ़ा था, ठीक है। 162 बात क्लियर रहेगा, बात क्लियर रहेगा। ये इसके आर्टिकल्स हैं तो ये आपको याद रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अभी हम शुरू करेंगे किसको, राज्यपाल को। तो राज्यपाल कौन होगा, आर्टिकल 153 सबसे पहले इन्होंने कहा है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा मतलब अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। देयर शैल बी ए, देयर शैल बी ए गवर्नर, गवर्नर इन एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में। अब कितने स्टेट हैं भारत में, 28 स्टेट हैं, तो भारत में क्या 28 गवर्नर होंगे? या हम बोलें तो केंद्र शासित प्रदेशों का तो मैं आपको समझा चुका था कि भाई वहां पर प्रशासक क्या होते हैं, उपराज्यपाल क्या होते हैं, उनके लिए क्या योग्यताएं हैं। तो आप कहेंगे नहीं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस था जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तब तो यही था। लेकिन एक यहाँ पर हमने 7वां संविधान संशोधन किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। उसमें क्या कह दिया गया, उसमें कह दिया कि एक व्यक्ति, कोई भी एक पर्सन, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। यानी मान के चलो यूपी के जो आपका राज्यपाल हैं तो उनको अन्य किसी राज्य का भी बनाया जा सकता है, हाँ या ना, आपको इतना बताना है, यस और नो। आप कहेंगे बिल्कुल भैया बनाया जा सकता है। इसी बात को हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ए पर्सन कैन बी ए गवर्नर, ए पर्सन कैन बी ए, कैन बी ए
गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, ऑफ मोर देन वन स्टेट। अब इसमें कभी भी इस बात के लिए कंफ्यूज मत हो जाना कि जी क्या सिर्फ दो का बनाया जा सकता, नहीं, एक से अधिक का मतलब है कितने का भी, चाहे तो उसको 4 राज्यों का बना दे, चाहे तो 2 का बना दे, चाहे तो उसको 3 का बना दे, अधिक का होगा। अभी हम आगे बताएंगे जब वेतन होगा तो राष्ट्रपति साहब ये डिसाइड करेंगे कि भाई जो वेतन है, अगर मान के चलो वो 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसको सैलरी कौन सा स्टेट देगा, तो राष्ट्रपति साहब इस बात को तय करते हैं कि ये बड़ा राज्य है तो इसको 70% देना होगा उसकी सैलरी का, और मान के चलो छोटा राज्य उसको 30% कर देते हैं, या 60-40 कर सकते हैं, या 65-35, जो वो चाहें। ऐसा फिक्स प्रोविजन नहीं है कि भाई नहीं, मान के चलो 3 राज्यों का हो गया तो ऐसा कर देंगे, एक राज्य को 40% उसको भारित कर देंगे और एक को 30 बोल देंगे, 30% तुम दोगे भाई इसका वेतन और जो भी इसके भत्ते हैं, और 30% अन्य को दे देंगे। 4 का बना दिया तो चाहे तो इक्वली इक्वली डिवाइड कर दें, 25-25-25, ठीक है। 3 का बना दे तो 33-33 और एक को 34% कर दें। बात समझ पा रहे हैं, है ना। तो एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 153 कहता है। फिर आता है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 इसमें बताई गई है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, क्या शक्ति है उसके पास में। वास्तविक तो है नहीं, अब आप इतना तो जानते हो, कॉमन सेंस इतना तुम्हारी उम्मीद करूंगा मैं समझ चुके होंगे। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, तो वास्तविक शक्ति होती है क्या, आप कहेंगे नहीं। वास्तविक शक्ति तो क्योंकि सारे किसके पास है, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, वो विधानमंडल के पास है, सीएम के पास है। यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, जीओवी लिख लेना इसको, तो इतना भी काफी हो। तो देखो हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जब कार्यपालिका की शक्ति उसके पास, आर्टिकल 53 हमने जब बताया था तो हमने कहा था कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका शक्ति उसके पास में होती है तो वह या तो स्वयं यानी कि राष्ट्रपति में निहित होगी। तो अभी अगर मुझे बार बार राष्ट्रपति बोलने की जरूरत तो नहीं है, अब कंपैरिजन की जरूरत तो नहीं है, अब कंपैरिजन आप स्वयं कर लेंगे, कंपैरिजन आप कर सकते हैं, उम्मीद आपसे मैं कर लूं, क्योंकि अगर मैं बार बार उन्हीं शब्दों को बोलूंगा तो जो नए छात्र होंगे मान के चलो तो उनको बड़ी एक मतलब ऐसे एम्बिग्यूअस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि हम क्या बोल रहे हैं, अगर वो उस बारे में नहीं जानते हैं। और यदि आप उस बारे में जानते हैं तो फिर शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो ही स्थिति हो सकती है। बहुत ठीक है, ओके बॉस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो राज्य की राज्यपालिका शक्ति होगी राज्यपाल की, तो वो राज्यपाल में निहित होगी। इस बात का मतलब क्या है कि वो किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से यानी अपने सबॉर्डिनेट्स के माध्यम से उस शासन को कर सकता है। ये बात वहां पर लागू हो जाएगी। इसकी कार्यपाली शक्ति का में कौन सी बात आती है, तो कार्यपाली शक्ति का में इसकी बात आएगी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति। आर्टिकल आप बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, आर्टिकल आपको बताना है ये, ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय बाय गवर्नर। बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा जाना कि भैया मुख्यमंत्री जो हैं हमारे, जैसे कि वहाँ पर हमने केंद्र में पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था, केंद्र में जब हमने इसको पढ़ा था तो केंद्र में क्या होता था, जो मंत्री परिषद होती थी वो होती थी किसमें, आपका 75 में। तो बहुत सारे साथियों ने इसमें 89 जोड़ लिया खुद ही, तो 89 जोड़ के क्या आ गया आपका 164 आ गया। बहुत कॉमन सी चीज होगी, इतने जोड़ की उम्मीद तो आपसे करूंगा। देखो कई साथियों को जोड़ भी नहीं आते हैं तो उन्होंने जोड़ भी गलत कर दिए हैं। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं, देखो अगर आप 74 से कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब आप 74 नहीं जानते हैं। फिर 74 में तो ये बात की गई है कि आपका राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, वहां पर तो ये बात की गई है, ठीक है। क्या बोलेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, विश्वविद्यालय का कौन होगा ये, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो साथी आपका तो उसका एक कुलाधिपति होता है जो उसका चीफ होता है, ठीक है।
क्या बोलेंगे? कुलाधिपति होता है, यानी द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इज इज गवर्नर। अब देखो यहाँ पर एक बात आएगी, अब ये खुद तो हो जाएगा कुलाधिपति, लेकिन कभी भी अगर उप कुलाधिपति की नियुक्ति की बात है, उसको नोट ही कर लेना आप, ठीक है। उप कुलाधिपति की नियुक्ति कौन करेगा, यानी वाइस चांसलर की। उप कुलाधिपति की नियुक्ति, जो दूसरे नंबर का पद होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। प्रबंधन में एक पद होता है, सबसे बड़ा चांसलर होता है, चांसलर स्वयं गवर्नर होगा, लेकिन उप कुलाधिपति की नियुक्ति जो होगी, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, ये किसके द्वारा होगी? ये गवर्नर के द्वारा होगी, राज्यपाल द्वारा होगी। इस शक्ति को क्या राज्य सरकारें विधि बना करके छीन सकती हैं, जैसा कि वेस्ट बंगाल में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, उन्होंने इस शक्ति को वहां से छीन लिया उनसे। तो अलग अलग स्टेट में जनरली ये होता है, ओके। विश्वविद्यालय का कुलाधिपति वो होता। तीसरी बात क्या है आपका, राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है राज्य में, निर्वाचन आयोग में जितने भी सदस्य होंगे या अध्यक्ष होंगे, वो भी तो अध्यक्ष भी तो सदस्य ही होता है उसका, तो उनकी नियुक्ति होगी, ठीक है। क्या बोलेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स इन स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगली बात क्या होगी राज्य में? ऐसे ही राज्य में बात होगी राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। ये सब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 243 में आगे चल के, अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए, या लिख भी सकते हैं आप चाहें तो, मत लिखिए, 243 आई है, आगे चल के पढ़ेंगे इसको। स्टेट फाइनेंस कमीशन, अभी जस्ट एक आइडिया रखिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन में जो भी साथी आपका नियुक्तियां होंगी, या आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, वही एक तो आपका संघ लोक सेवा आयोग होता है जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ऐसे ही स्टेट में क्या होता है आपका, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे यूपी में जो कौन सा पब्लिक सर्विस कमीशन है आपको लिखना है एक बार, या बिहार में कौन सा पब्लिक सर्विस कमीशन है ये आपको लिखना है, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं मुझे आप बताइए, और भी वेस्ट बंगाल से अगर आप हैं, मध्य प्रदेश से, अपने जो वहाँ पर आपका राज्य लोक सेवा आयोग है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, लोक सेवा आयोग, उसमें सदस्यों की नियुक्ति, तो यहाँ भी राज्य वित्त आयोग में भी सदस्यों की नियुक्ति होगी, ठीक है। सिर्फ इतना लिख देता हूँ अभी तो मैं, राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात आपका स्टेट पीएससी, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, है ना। एक आपका याद रख लेना, क्या बोला मैंने आपसे, राज्य सरकार के जितने भी कार्य होंगे इसके नाम से होंगे, राज्य सरकार के कार्य राज्यपाल के नाम से। ऑल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट विल बी द नेम ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के नाम से। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से हमने आपको बताए थे, यहाँ पर आर्टिकल 166 से होते हैं राज्यपाल के नाम से। वहाँ पर 77 से, इस बार सीजीएल पूछा गया था ना प्रीलिम्स में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था 2024 में, कि केंद्र सरकार के सभी कार्य किसके नाम से हुए माने जाते हैं। तो केंद्र में माने जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से, और राज्य के माने जाते हैं राज्यपाल के नाम, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपने सारे आयोग बताए भैया। यूपी का कई साथियों ने यूपीएससी लिख दिया है, तो इसका मतलब तो गलत बात हो गई, कहते हुए भी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, वो संघ का है। राज्य में यूपी आपका पीएससी होता है, क्या बोलेंगे, यूपी पीएससी। इसको हम कई बार जनरली यूपी पीसीएस बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है, यूपी पीएससी। क्या होता है, यूपी पीएससी। पीएससी को अलग ना करें, पीसीएस ना करें, क्योंकि पब्लिक कमीशन सर्विसेज नहीं होता, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है। जैसे यूपीएससी पीएससी, ऐसे ही बोला यूपी पीएससी, ऐसी एमपी पीएससी, ठीक है। यूके
उत्तराखंड का होगा, वेस्ट बंगाल का होगा तो वेस्ट बंगाल के नाम से, किसी भी स्टेट का हो तो उसको पीएससी रखिए नाम को, है ना, स्टेट पीएससी होते हैं। तो ये सब किसके अधिकार में होंगे, तो आप बोलेंगे भैया ये सब हमारे आर्टिकल 154 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है। आर्टिकल 155 में क्या बताया मैंने आपको, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि क्या राज्यपाल के लिए कोई चुनाव होता है। अभी आपने सुना कंडक्ट होता हुआ कोई चुनाव, जैसे हमने राष्ट्रपति की प्रक्रिया भी आपको बता दी थी कि राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होंगे वो किस प्रकार से होंगे, कौन कौन भाग लेता है, कि उसमें आपका हमने आपको बताया था कि जितने भी लोग होंगे नॉमिनेटेड भाग नहीं लेते। लेकिन अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें यहाँ पर आर्टिकल 155, कौन, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किसके द्वारा होगी, तो याद रख लेना इसकी जो नियुक्ति होती है वो आपका बाई प्रेसिडेंट होती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब किस व्यक्ति को चुना जाए, ऐसा हमारे संविधान में व्याख्या नहीं की कि भाई कौन व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, तो अभी हम आगे बताएंगे उसके लिए हालांकि, लेकिन कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया कि किस विधि से राज्यपाल को चुना जाएगा। सिर्फ क्या होगा, राज्यपाल को, इसके लिए रिपोर्ट आई थी सिर्फ 1983 में सरकारी आयोग की, ठीक है, उसका कुछ हम एक बेस बना सकते हैं। इसके लिए 1983 में क्या थी, एक सरकारी आयोग की रिपोर्ट थी, सरकारी आयोग गठित हुआ केंद्र राज्य सरकारों के बीच में संबंध के लिए, सरकारी आयोग, सरकारी कमीशन, सरकारी आयोग। तो ये जो सरकारी कमीशन है 1983 का, इसने कुछ चीजें कही। इसने कहा एक तो भाई आप जब राज्यपाल को नियुक्त करें तो हमेशा मुख्यमंत्री से सलाह लें। भाई यूपी में अगर आप किसी को राज्यपाल बनाने जा रहे हैं तो यूपी के मुख्यमंत्री से सलाह ले लें एक बार, एडवाइस फ्रॉम पीएम। पहले नहीं था, ये कब से किया गया है, 1983 से। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका मतलब राजनीति से कोई लेना देना ना हो, तटस्थ व्यक्ति हो। तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल। पता चले आपने जिसको राज्यपाल बनाया है और वो विपक्ष से ही रुचि रखता है, विपक्ष से ही उसके अच्छे संबंध हैं, है ना, तो उस तरह के व्यक्ति को आप बना देंगे, या जो चलती हुई सरकार है उससे अच्छे संबंध रखता हो, यानी किसी को लाभ ना पहुंचाए। कैसा व्यक्ति होना चाहिए, वो एक न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए। कैसा व्यक्ति होना चाहिए, न्यूट्रल, ठीक है। और इन्होंने कहा कि आपका भाई ऐसा हो सकता है कि उसका कोई है, क्या बोलेंगे, राजनीति से संबंध ना हो, राजनीति से उसका संबंध ना हो, नॉट रिलेटिंग टू द पॉलिटिक्स, राजनीति से उसका संबंध ना हो, उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कभी पता चले राजनीति से संबंधित है, तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और उन्होंने कही थी कि भाई राजनीति से संबंध ना हो। आप, ऐसा नहीं है कि आज इनको राज्यपाल नियुक्त कर दिया आपने किसी व्यक्ति को तो अब कभी आप उसको हटाने लगो, तो साथ में ये बात भी की गई कि राजनीतिक कारण से उसको हटाया भी नहीं जाना चाहिए, उसको रिमूव नहीं करना है पॉलिटिकल कॉज की वजह से, राजनीतिक कारणों से हटाया नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नहीं जाना चाहिए। राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं कि भाई आपका मान के चलो विपक्ष नहीं चाह रहा है कि ये हो, या पक्ष नहीं चाह रहा है, तो ये सब क्या हो गए, राजनीतिक कारण हो गए, उनकी वजह से उसको हटाया भी नहीं जाएगा। ये सरकारी आयोग ने कुछ बातें की थी इनके बारे में कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। तो अब यहाँ पर क्या साफ साफ कुछ बात ऐसी आपको दिख रही है कि ये बताया गया हो कि राज्यपाल जो नियुक्त होंगे उनके लिए किसी निर्वाचन की बात है, तो आप कहेंगे नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि राज्यपाल का जो निर्वाचन का अधिकार है वो किसको है, वो राष्ट्रपति को है। लेकिन वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है, कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है, मतलब वो उसको खुद ही आपका क्या कर लेते हैं, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, यानी कि आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। या हम कहें कि भैया क्या निर्वाचन का मतलब तो कोई ना कोई भाग लेता होगा फिर उसमें, तो इसीलिए इस शब्द पर मदन मोहन, एक आयोग बना था एमएम आयोग, मदन मोहन पुंछी के नाम से, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आपको ये जो है किसी कॉलेजियम से नियुक्त कर देना चाहिए, कोई कॉलेजियम प्रणाली अपना लो, एक पैनल बना लो, कुछ व्यक्ति हो, लेकिन वो क्या है, वो स्वीकार नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जगह अब इसी शब्द को हटा करके क्या बोला गया, एक अप्रत्यक्ष नियुक्ति हो गई है, एक इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया, जिसका अधिकार किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति साहब इसके लिए क्या कर देते हैं, एक वारंट जारी कर देते हैं। जैसे यूपी के बनने हैं तो क्या करेंगे,
एक वारंट जारी कर देंगे। वारंट बोले तो अधिपत्र लिख करके कि भाई ये व्यक्ति जो है यहाँ के अब राज्यपाल होंगे। और ये अधिपत्र कहाँ चला जाएगा? ये अधिपत्र चला जाता है स्टेट में। कहाँ पर चला जाएगा ये अधिपत्र? आपका स्टेट में चला जाएगा। ये अधिपत्र कहाँ पर चला जाएगा? स्टेट में। और स्टेट में कौन होते हैं आपका? क्या आप जानते हैं स्टेट में जो सर्वोच्च आईएएस अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? या मैं आपसे पूछूं, जो सबसे बड़ा सिविल सेवक होता है स्टेट में वो कौन होता है? ये आपको बताना है, ठीक है? लोग बताएंगे कौन व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है कैबिनेट सचिव। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। तो कैबिनेट सचिव के पास जब ये जाएगा तो कैबिनेट सचिव क्या करेंगे? उसको पढ़ करके वहां सुना देते हैं। कैबिनेट सचिव, ठीक है? या राज्य सचिव हम कह सकते हैं। राज्य के कैबिनेट के सचिव होते हैं, तो राज्य सचिव जो होंगे वो इसको पढ़ करके, स्टेट सेक्रेटरी वो इसको पढ़ करके सुना देते हैं। ओके, सचिव इसको पढ़ के सुना देंगे कि भाई अब जो है नए राज्यपाल ये होंगे, और इस तरह राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, हमने यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु का यहाँ पर एक उल्लेख किया कि राजनीतिक कारणों से हटाया नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने तो ये कह दिया, मान के चलो अगर राजनीतिक कारणों से कभी हटा दिए तो क्या होगा? तो इसके लिए ये चुनौती दे सकते हैं। इस बात को नोट कर लेना कि एक हमारे यहाँ पर एक वाद हुआ था। वाद, वो वाद कौन सा है आपका, उसको बोलेंगे आप लोग, उसका नाम है वीपी सिंघल। वीपी सिंघल बनाम बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। वीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010। इसमें क्या कहा था? यदि राजनीतिक कारणों से हटाया जाए, इफ रिमूव्ड फॉर पॉलिटिकल रीजंस, यदि राजनीतिक कारणों से हटाया जाए, अगर कभी भी उसको हटाया गया, राज्यपाल को हटाया जाए, तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कैन बी चैलेंज्ड इन न्यायालय, सॉरी, तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है? चुनौती दी जा सकती है। ओके बॉस, यानी इस वजह से कभी भी हटाया, क्या बोलेंगे? इफ रिमूव्ड फॉर पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस इट कैन बी चैलेंज्ड, इट कैन बी चैलेंज्ड। एनी प्रॉब्लम इस बात में? हाँ भैया, यानी उसके पास अधिकार दे दिया गया। ये हो गया राज्यपाल की नियुक्ति। अब हम बात करेंगे आपका भैया, नियुक्त तो इन्होंने कर दिया, तो नियुक्त तो हो गए कोई भी व्यक्ति, और आपका वो कार्यकाल पर पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर वो काम करेंगे। तो काम करेंगे तो इसको बोलेंगे फिर कितने दिन तक काम करेंगे। तो आर्टिकल 156 में बताई गई है राज्यपाल की पदावधि कितने दिन के लिए रहते हैं? राज्यपाल की पदावधि, पदावधि, पदावधि का मतलब है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर ये होता है साधारणतया 5 वर्ष होता है। कितना होता है जर्नली? अब जर्नली क्यों कह रहा हूं मैं, फिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि राज्यपाल का भी जो पद है ना, नियुक्ति करी राष्ट्रपति साहब ने, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, ठीक है? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी से उनको हटाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति साहब चाहें उनको तो हटा सकते हैं, ठीक है? लेकिन राजनीतिक कारणों से नहीं हटा सकते, और राजनीतिक कारणों से अगर हटा दिया तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट को ये दिखाना होगा, जो भी राज्य सरकार है, कि भाई राजनीतिक कारण नहीं थे। वो उनको सिद्ध करने का फिर काम हो जाता है। तो राज्यपाल को अगर हटाया जाएगा तो जनरली तो 5 वर्ष तक होंगे, अगर हटाया जाएगा तो ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रिजाइन फिर किसको करेंगे? त्याग पत्र ये करते हैं आपका राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको करेंगे? ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र करते हैं। इस बात को लिख, रिजाइन टू द प्रेसिडेंट।
अब ठीक है भैया, नियुक्त होने का प्रोसीजर बता दिया कि ये नियुक्त होंगे, नियुक्त होने के बाद कितने दिन तक रहेंगे। अब नियुक्त होने के बाद कितने दिन तक रहेंगे, तो इसके बाद में कुछ योग्यताएं, कौन व्यक्ति बनेगा, कौन व्यक्ति बनेगा, तो आर्टिकल 157 में बताई गई हैं राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं। दो योग्यताओं का वर्णन यहां पर किया गया है। दो योग्यताएं राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं क्या होंगी, यानी कि क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ, क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। पहली तो बताई गई है कि, पहली तो शर्त बताई गई है कि वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। नागरिकता आप समझते हैं, एक दिन होमवर्क लिखो मेरी तरफ से कि एक दिन आप बैठ के, नागरिकता को मैं वैसे आपको दे चुका था कार्य, राष्ट्रपति भी मैं आपको एक दिन दे चुका हूँ। अब आप एक काम करना, अब आप लोग रिवाइज करना, जब आपको समय मिले उसको लिख लो थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट करके। आप लोग जो हमने पढ़ा था ना आपका, किसको, संसद को, तो संसद को पढ़ना बहुत अच्छे से कि लोकसभा में क्या मैंने आपको बताया था, राज्यसभा में क्या मैंने आपको बताया था। ओके, हम सब करें, जरूर पढ़ेंगे जी। भारत का नागरिक हो, दूसरा न्यूनतम उम्र, बताओ जरा न्यूनतम उम्र राष्ट्रपति के लिए कितनी होती थी, तो मिनिमम एज शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड मिनिमम एज, मिनिमम कितनी एज उसकी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। दो ही बातें यहाँ पर की गई हैं, 35 ईयर्स। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 158। 158 में बताई गई हैं आपका क्या, राज्यपाल पद के लिए शर्तें। यहाँ पर 4 शर्तों का उल्लेख होता है राज्यपाल पद के लिए शर्तें, और शर्तों के साथ में यहीं पर उसका जो राष्ट्रपति का क्या बोलेंगे, वेतन वगैरह सब यहीं इसी आर्टिकल में बताया गया है। शर्तें और वेतन ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कंडीशंस फॉर, क्या शर्तें होंगी, कंडीशंस फॉर गवर्नर्स पोस्ट, राज्यपाल पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, 4 मुख्य शर्तों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। उन शर्तों में एक तो आती है कि वो जो है, जो विधानमंडल होगा उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। भाई अब ऐसे ही हमने बताया था ना आपको कि जो हमारा राष्ट्रपति है, क्या वो संसद का सदस्य होता है, हाँ या ना, तो क्या बोलेंगे, विधानमंडल का सदस्य ना हो, सदस्य ना हो, ये बात की गई है, ना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति किस सदन के चुने जाने की योग्यता रखता है, उसकी योग्यता उतनी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका सदस्य हो, सिर्फ वहां की योग्यता उसे होनी चाहिए। तो वह कौन सा सदन मैंने आपको बताया था, इतनी मैं समझूंगा कि आपका आईक्यू लेवल इतना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सारे साथियों ने बताया लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कभी भी जो राज्यपाल है वो किसके लिए योग्यता रखना चाहिए, तो ऐसे ही आप कह देंगे विधानसभा, तो ये कंपैरिजन बहुत आसान है, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का सदस्य न हो, विल नॉट बी ए मेंबर ऑफ, या शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ, शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, क्योंकि इसको लास्ट में परमिशन देनी है ना, इसके लिए अलग से रिजर्व किया गया, अभी दोनों में बनेगा, विधानसभा विधान परिषद से जाएगा, जाएगा राज्यपाल के पास में, इसीलिए उसको बोला कि यहाँ का सदस्य होने की जरूरत इसको नहीं है। लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसको लिख लीजिए, एनी ऑफिस ऑफ, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरी चीज यहां पर क्या आती है, उस राज्य का निवासी ना हो, उस राज्य का निवासी ना हो, निवासी ना हो मतलब वहां पर उसका जन्म ना हुआ हो। ठीक है, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी ए रेजिडेंट,
ऑफ दैट स्टेट। जैसे मान के चलो यूपी का जो राज्यपाल बनेगा वो यूपी का निवासी नहीं होना चाहिए। निवासी का मतलब उसका मूल निवास जो है वो यूपी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे, फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया रूह बाबा, बहुत अच्छे लिखते हुए, वेरी गुड। जैसे कि क्यों नहीं होना चाहिए, अब ये सोचेंगे आप। तो इसलिए नहीं होना चाहिए, मान के चलो आप यूपी का कोई व्यक्ति सोचिए, वो यूपी का ही रहने वाला है और उसको यूपी का राज्यपाल भी बना दिया। तो हमने एक स्थिति पढ़ी है आपका आपातकाल। आपातकाल में जब आपको पता होना चाहिए कि भाई आपातकाल में क्या होता है। आपका राष्ट्रपति शासन, जब हमने आर्टिकल 356 को पढ़ा तो सारे अधिकार किसके पास में आ जाते हैं, राज्यपाल के पास में आ जाते हैं या नहीं, गवर्नर के पास में। आपके यहाँ भी आ जाते हैं, बिल्कुल गवर्नर के पास में। तो जब वो यहाँ का निवासी है तो उसके रिश्तेदार भी कहाँ होंगे, वो यहीं पर होंगे, है ना। उसके जानकार लोग कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। सारे चांसेस है ना ज़्यादा होने के। जैसे कि आपको मैं ड्यूटी दे दूँ कहीं केरल में, केरल में आपको मिल जाए नियुक्ति। अब मैं देने वाला नहीं होता दरअसल, मतलब भावनाओं को समझा करो थोड़ा सा। तो केरल में तो वहाँ आपके जानकार कम मिलेंगे, लेकिन स्थानीय जगह पर जानकार ज़्यादा मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि उनको लाभ पहुंचाएंगे किसी ना किसी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएंगे। ओके, तो इसीलिए उन्होंने कहा उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या भैया, ये संविधान का क्या है, एक मतलब क्या संवैधानिक रूप से इस चीज़ को मजबूती मिली हुई नहीं। ये सिर्फ किससे आया है आपका, ये प्रथाओं से आया है। प्रथाओं का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि नेहरू जी ने एक प्रथा बना दी थी कि भाई जो सबसे सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा, लेकिन उसका उल्लंघन हो गया था या नहीं। ऐसे ही इसका भी कई बार उल्लंघन होता है। जैसे इसका एक उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई ऐसा बताओ अच्छा कब हुआ है, तो मिलाप चंद जैन हुए हैं, मिलाप चंद। तो मिलाप चंद जो है राजस्थान के ही रहने वाले थे और राजस्थान के आपका वो राज्यपाल भी बने थे। ठीक है, क्योंकि इस बात के लिए क्या है, उसको बहुत स्ट्रांगली ऐसे उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। सिर्फ वो किससे आया है, प्रथाओं से आया है कि ऐसा किया जाए, ऐसा होना चाहिए, है ना। अब उसको कोई पालन करे ना करे, साधारणतः होता है, जनरली उसका पालन होता है। चौथा है, क्या बोलेंगे उसको, निशुल्क आवास। निशुल्क आवास यानी कोई मतलब पैसा नहीं लिया जाएगा, एक फ्री रेजिडेंस उसको दिया जाएगा। अब हमने बात की आपसे यहाँ पर कि भाई वेतन भी यहीं पर बताया गया है। अब अगर मैं बात करूं कितनी सैलरी होती है राज्यपाल की, तो आप लिखना राज्यपाल की जो वेतन होता है वो डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट होता है। किसके द्वारा होता है, संसद द्वारा तय होता है। संसद द्वारा तय, जैसे अभी हाल फिलहाल में 3.5 लाख रुपए है, आप लिख सकते हैं डिसाइडेड बाय, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। वेतन आयोग आएगा आपका। आप सब जब भविष्य में जॉब करेंगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी आप सब लोगों को। मेरे लिए क्या लेके आओगे ये बताओ। संसद द्वारा तय होगा। और जब संसद द्वारा तय होगा, अभी अगर हम रिसेंट में बात करें तो कितना है, 3.5 लाख रुपए। आप नोट कर सकते हैं, हालांकि जब वो फिक्स नहीं है तो उस तरह के वेतन को लेकर के कभी भी परीक्षा में सवाल नहीं आ सकता, आएगा भी नहीं। ठीक है भैया, मुझे दूर रखो इस सब से। कह रहे हैं जी वो लेके आएंगे, नाम भी नहीं ले सकता मैं। आप फिर लोग फिर कंट्रोवर्सी उसको से लोग कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, रसगुल्ला ठीक है। नो नीड ऑफ थार मेरे दोस्त। ओके 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 ठीक है, लड्डू लेके आएंगे जी, ऐसे ही बहकाओगे तुम। यार अच्छी मिठाई तो लेके आना कम से कम, लड्डू से अच्छी कोई मिठाई होती नहीं, फिर तुम ये कहोगे। आगे आ जाओ। ठीक है, ओके, आप आ जाना वो काफ़ी होगा, कभी ना कभी मिल जाना। आओ भी ना तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाओगे, कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। ओके, आगे आएंगे। तो डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट होगा। अब इम्पोर्टेंट बात एक थी इसमें, आप सबको पता होगा, मैंने कहा कि भाई मान के चलो एक व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया गया, उसको यूपी का भी बना दिया गया, बिहार का भी बना दिया गया उसको, है ना, और उसको साथ में एमपी का भी बना दिया गया। तो अगर दो राज्यों का बन गया, एक से ज़्यादा का हो सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 इस बात को कहता है कि हाँ हो सकता है। तो अब इनका जो वेतन जाएगा वो कैसे जाएगा, जो संसद द्वारा तय होता है। और याद रखना राज्य की संचित निधि से जाता है वेतन, हमेशा किससे जाता है, राज्य की संचित निधि से। कहाँ से जाएगा, संचित निधि से जाएगा। यानी कि वो स्टेट्स कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है, स्टेट्स कॉन्सोलिडेटेड फंड से ये जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड से, स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड से ये हमेशा जाएगा। और अगर दो का बन गया तो फिर क्या होगा, तो ये याद रख लेना, याद रखना, अगर एक से अधिक राज्य का है, ये पॉइंट भी बनाना,
अगर एक से अधिक राज्य, इफ ही इज ए गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, एक से अधिक राज्य का है, राज्य का, तो वेतन का बंटवारा, वेतन का जो बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो सैलरी होगा, भाई यहाँ पे दो का मिला हुआ है तो क्या 50-50 कर दे, तो ये अधिकार दिया गया है ताकि इसके बारे में कोई विवाद ना हो। इफ ही होल्ड मोर देन वन स्टेट देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी विल बी डन बाय प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति को अधिकार होगा, वो जितना चाहे कह दे, राष्ट्रपति वो ये बोल दे ये राज्य जो है 80% देगा और ये 20% देगा, वो बोल दे यूपी आपका 35% देगा, बिहार आपका 65 देगा। जनरली वो ध्यान रखते हैं आर्थिक रूप से कौन राज्य मजबूत है, कौन बड़ा राज्य है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पार्शलिटी करेंगे इसमें या भेदभाव करेंगे कोई भी। ओके, बात क्लियर है? कैसे वेतन मिलेगा, उसको पैसा कैसे मिलेगा, क्या शर्त है, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, आपको नहीं होनी चाहिए, कॉमन सी बात है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 159, जिसमें मैंने बताया शपथ, ओथ और अफर्मेशन इसको बोलते हैं। शपथ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। शपथ किसकी है? राज्यपाल की शपथ है, ये तो हम राज्यपाल पढ़ ही रहे हैं, आपको पता ही है। अब मैंने आपको दो शब्द बता रखे थे, शपथ या प्रतिज्ञान। तो शपथ कौन है? जो ईश्वर की शपथ ले लेते हैं, जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं, वो क्या ले लेते हैं? प्रतिज्ञान ले लेते हैं। तो जो शपथ है आपका, यानी कि ओथ और अफर्मेशन, ओथ किसके द्वारा कराई जाएगी? तो ये होती है आपका हाई कोर्ट के जो आपका चीफ जस्टिस होंगे। और अगर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है, लिख सकते हैं इसको हम, उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको कराते हैं। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या अगर वो नहीं है, अन्य वरिष्ठ, अन्य, अदर कोई भी सीनियर मोस्ट जज होगा, अदर क्या बोलोगे? अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायाधीश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, सीजे ऑफ हाई कोर्ट, अदर, अदर सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट, ऑफ दैट हाई कोर्ट, उसी राज्य का हाई कोर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये आएगा आपके दिमाग में कि भाई मान के चलो दो राज्यों के वो बन गए राज्यपाल, उनको दो राज्य का बना दिया, तो फिर क्या होगा? फिर किस राज्य के राज्यपाल में? तो दरअसल में जनरली एक व्यक्ति को एक का ही नियुक्त किया जाता है, और बाद में जब स्थिति ऐसी आती है तभी उसको दूसरे का प्रभार दिया जाता है। जब उसको प्रभार दूसरे राज्य का दिया जाएगा तो याद रख लेना, शपथ उसको वहां पर भी लेनी पड़ेगी दोबारा, यानी दोनों राज्यों के न्यायालयों में अलग अलग शपथ उसको लेनी पड़ती है। बाद में जब भी चार्ज मिले उसको, तो वहां पर भी उसको क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। जैसे पहले यूपी में था, तो यूपी के आपका जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने शपथ दिला दी, उसके बाद में कहाँ जाएगा फिर बताओ? तो बिहार में भी फिर उसको जाकर के बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो उसको शपथ दिलाएगा क्या? पटना हाई कोर्ट में भी, पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी, फिर पटना हाई कोर्ट भी उसको क्या इसके लिए शपथ दिलाएगा? तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल शपथ दिलाएगा। ओके, बिल्कुल शपथ दिला देगा उस। आर्टिकल 159, आर्टिकल 160, आर्टिकल 160, ठीक है। कुछ आकस्मिकताओं में, कुछ आकस्मिकताओं में, आकस्मिकताओं में, आकस्मिकताओं में राज्यपाल के, सॉरी, राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन, भाई आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या मान के चलो वो एकदम से त्यागपत्र दे दें राष्ट्रपति को, तो कोई भी स्थिति आ सकती है, वो असमर्थ हो जाएं काम करने में, तो इसको बोलते हैं आकस्मिकता। लिख भी लेना आप इसको, चाहे मृत्यु, त्यागपत्र आदि की स्थिति में। डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस इसको बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नर, ऑफ गवर्नर इन सर्टेन, इन सर्टेन कंटिंजेंसीज, कंटिंजेंसीज, ठीक है, कुछ आकस्मिकताओं में।
अब तो कौन करेगा इसको भैया, यानी उनका पद खाली हो जाए तो ये अधिकार भी दे दिया गया। आपसे पूछे जैसे हु, कौन, कौन व्यक्ति इसको होल्ड करेगा, तो ये जो कौन है इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, नो फिक्स्ड प्रोविजन, ये आप कह सकते हैं इसके लिए नो प्रोविजन, कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ क्या कहा गया है कि इसकी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में, इसके लिए पावर, वो किसको नियुक्त करें, वो शक्ति किसकी है, शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, उसके लिए नहीं बताया गया उस व्यक्ति की ये योग्यताएं होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए, क्या डिफाइन किया गया है, लेकिन एक छोटी सी चीज डिफाइन की गई है, पावर किसके पास में है, वो प्रेसिडेंट के पास में है कि वो किस व्यक्ति को नियुक्त कर दे और वही व्यक्ति फिर राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, कभी भी रिक्ति की स्थिति में। ठीक है, इफ रिमूव्ड फॉर पॉलिटिकल रीजंस इट कैन बी चैलेंज। बहुत लेट चल रहे हैं अजय कुमार भाई, वैसे कितनी देर पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, अभी कैसे लिख रहे हैं आप, लेट जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, तुम लेट जुड़ते हो, टाइम से क्लास से जुड़ा करो। ठीक है सर, दूसरे राज्य में कितने दिन के लिए होगा, मैंने बताया ना राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है, जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता है तब तक। और फिर आता है आपका एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल, लिखिए आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहेगा हमारा, इसमें हम जिक्र कर सकते हैं आर्टिकल 213 का। क्या है आर्टिकल 213 में बताओ, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अभी वापस बैक में भी लेके चलेंगे, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शर्त। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर, 5 क्वेश्चन कम से कम। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए मेरा, राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल में, आर्टिकल 123 में, वही राज्यपाल के पास में भी है, सेम प्रोसीजर है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पहला प्रश्न मेरा ये है कि राज्यपाल अध्यादेश को जारी, सीधी सी बात है, तब करेंगे जब कोई सत्र नहीं चल रहा होगा विधानमंडल का। तो मुझे बताओ इनके द्वारा जारी अध्यादेश वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा, अधिकतम कितने दिन तक वैलिड रहेगा, न्यूनतम तो जब ये चाहे तब उसको वापस रख कर सकते हैं, आज अध्यादेश इन्होंने बनाया कल उसको वापस ले सकते हैं, ये शक्ति इनके पास है, ये चाहे 1 महीने तक चलने दें उसको, चाहे 2 महीने तक, चाहे 3 दिन बाद उसको वापस ले लें, तो अधिकतम 6। वेरी गुड, बहुत कमाल, सैल्यूट टू यू। साथियों ने आज कहा तो हमारा आंसर पिछली बार जो 6 महीने था वो 6 महीने 6 वीक में बदल चुका है, इसमें होगा तो 6 महीने, क्योंकि संसद के जैसे हमने बताया था ऐसे ही विधानमंडल के भी 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीना का गैप हो सकता है, 6 महीने का एक अंतराल हो सकता है, यहाँ पर भी 3 सत्र होंगे, 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का, कम से कम 2 सत्र बुलाने पड़ेंगे 3 सत्रों में से, है ना। और उन 3 सत्रों में से क्या बोलोगे आप, जैसे ही वो सत्र बैठेंगे तो उस 6 सप्ताह के अंदर उस पर फिर मंथन होगा और 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करना होगा फिर से, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो फिर प्रभावी नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ये उसकी अधिकतम अवधि है और बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में कि इसको कभी भी वापस लिया जा सकता है, हाँ जी कभी भी वापस लिया जा सकता है। कब चलेगा, जब विधानमंडल के सत्र ना चल रहे हों। भाई राज्य में कानून का काम कौन करेगा, कानून बनाने का या कानून निर्माण का कार्य कौन करेगा, तो आप कहेंगे लेजिस्लेचर का, विधानमंडल का। विधानमंडल तो हमेशा कार्य करता नहीं, 3 सत्र उसके बैठते हैं, मैंने आपको बताया था, बजट सत्र होता है आपका, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, तो क्या वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप कहेंगे नहीं। तो इसी बात के लिए राज्यपाल है, इंस्टेंट किसी लॉ की जरूरत है, तुरंत त्वरित रूप से किसी कानून की आवश्यकता है तो इसको बना देंगे, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। ठीक है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो गई। एक फिर आता है जो उसको हम पढ़ ही रहे थे, आपका आर्टिकल 161, ये सारे किससे अंतर पे हैं, 89 के अंतर वाले हैं, 89 के अंतर पे। तो क्या बोलोगे, विधानमंडल में, विधानमंडल में, विधानमंडल में नहीं, इसको क्या बोलेंगे, विधानमंडल नहीं, क्षमादान की शक्ति आएगा ना पहले, तो विधानमंडल नहीं, क्या बोलेंगे, क्षमादान की शक्ति आ जाएगी। आपका सीधे छोटे शब्द में लिख सकते हैं क्षमादान की शक्ति, उतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है। पावर ऑफ पार्डन्स, क्षमादान की शक्ति, पावर ऑफ पार्डन। अच्छा, राष्ट्रपति साहब की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा था, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं किसी सजा के बारे में, उसको पूर्ण माफ कर सकते हैं किसी भी सजा को, हाँ या ना, आप हाँ या ना में उत्तर दें तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सजा को माफ कर सकते हैं।
उस दंड की प्रकृति को बदल सकते हैं, आप कहेंगे हाँ, कठोर दंड को आसान दंड में। उस सजा को कम कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। उसको लंबित कर सकते हैं। तो आप इतना माइंड मेकअप कर लीजिए कि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वही राज्यपाल के पास भी हैं, वही राज्यपाल के पास भी हैं, लेकिन दो स्थितियों में नहीं है। तो सिर्फ वो दो स्थितियां याद रखें, बाकी सब कुछ एक जैसा है। तो क्षमादान की शक्ति के क्या है, यहाँ पर दो अपवाद हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को। दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि राष्ट्रपति साहब को एक शक्ति मैंने बताई थी कि कोर्ट मार्शल से किसी को दंड मिला है, सेना न्यायालय अधिनियम 1950 ने किसी को दंड दे दिया है, तो उसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकते थे, हाँ। लेकिन याद रख लेना, राज्यपाल कोर्ट मार्शल के मामले में, कोर्ट मार्शल के मामले में, कोर्ट मार्शल बोले तो जो सेना सेना अधिनियम के मामले हैं उनमें जिस किसी को सजा हुई है, तो उस मामले में ये सजा माफ नहीं कर सकते हैं। और दूसरी क्या है, किसी को मृत्यु दंड मिल गया है, डेथ सेंटेंस किसी को मिल गया है, तो उसको भी माफ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये दो हैं, बाकी सारी चीज़ों के अधिकार इनको दिए गए हैं। डेथ सेंटेंस के मामले में नहीं है और सेना न्यायालय के मामले में नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, आपने जब राष्ट्रपति को पढ़ा होगा एक बार फिर रिवाइज करना, राष्ट्रपति की क्लास को देखना जो मैंने वहां पर बताया। क्षमादान की शक्ति होगी। आर्टिकल 174, अब कोई भी आर्टिकल आप लिख लीजिए, सब सेम होगा, मैंने बता दिया। अब बीच के कहाँ गए भैया आर्टिकल, बीच के आएंगे अभी हम आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि लगातार आप पढ़ते चले जाएं जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था। विधानमंडल के, आप बताओ क्या होगा इसमें। अभी मैंने आपको कुछ समझाया था क्लास के शुरुआत में, तो इससे आप मुझे 89 घटा के देखो, 89 में क्या होगा। 89 माइनस करके जरा थोड़ा लॉजिक लगाएं। मैं आपको मतलब बहुत अच्छे छात्रों में देखना चाहता हूँ कि आप ज़बरदस्त छात्र हैं, लॉजिकली आप खुद को इम्प्रूव करते रहें हमेशा। बताइए जी, सारे लोगों का आंसर आए कम से कम एटलीस्ट। भैया इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा सेशंस, सेशंस बहुत बढ़िया। जैसे संसद में सत्र होते हैं 3, तो सत्र कौन बुलाता है, मैंने क्वेश्चन आपसे, ये बात मैंने आपसे बताया था कि जो संसद के सत्र है वो कौन बुलाता है, भैया राष्ट्रपति बुलाते हैं। अच्छा, जो बुलाया जा रहा है यानी कि जो समनिंग हो रही है, और जो सत्रावसान है उसका अधिकार किसके पास में है, सत्रावसान का अधिकार किसके पास में है, किसी भी चीज़ का। या मैंने आपको बताया था कि आप कहेंगे भैया ये अधिकार, जब बुलाने का अधिकार होता है वो आपका हमेशा राष्ट्रपति के पास में होता है, ऐसे ही राज्य में किसके पास में होगा सत्र को बुलाने का अधिकार, इसको हम बोलते हैं बुलाना यानी आहूत करना। विधानमंडल में सत्र आहूत, आहूत और सत्रावसान। भाई डिले करने का अधिकार तो उसी को रहेगा जो अध्यक्ष होगा, लेकिन ये क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, समनिंग एंड, समनिंग किसको बोलते हैं, बुलाने को, समनिंग एंड एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट ऑफ सेशंस, सेशंस इन इन लेजिस्लेचर। समझ गए। तो आपको पता होना चाहिए भाई, कॉल ये करेंगे हमेशा राज्यपाल जब जो सदन है, मान के चलो यहाँ पर 2 सदन होंगे, एक विधानसभा होगा निम्न सदन, एक विधान परिषद होगा, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई सदन की प्रक्रिया चल रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चल रही है, विधान परिषद में चले, विधानसभा में चले, तो इसके प्रमुख कौन होंगे यहाँ पर, विधानसभा के तो आप कहेंगे अध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष क्या कहते हैं कि भाई आप एक काम कर लो कि सदन की जो कार्रवाई है, बुलाएंगे ये तो इनको बता देंगे कि भाई इस सत्र में बजट सत्र अगर चल रहा है तो बजट सत्र पूरा हो चुका है, आप इस पूरे सत्र को खत्म कर दो। ठीक है, तो सत्र को खत्म करने का अधिकार भी किसके पास में होगा, तो याद रख लेना ये राज्यपाल के पास होते हैं, राज्यपाल के पास। ठीक है, लेकिन जो कार्रवाई होगी कुछ घंटे के लिए मैंने बताया था, अब मैं आपसे पूछूं, जो मैंने बताया था आपको स्थगन, स्थगन का अधिकार किसके पास में होगा, ये मुझे बताएं। स्थगन का जो अधिकार है वो किसके पास में होगा। सर क्या राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, बच्चों आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मैंने आपसे पूछा था विशेष परिस्थितियों में। हमने कहा था ना कि जब बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएगी कोई भी सरकार तो वो विपक्ष को मौका देंगे और उसमें 1 महीने में बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर राष्ट्रपति साहब लोकसभा को भंग कर देते हैं, ऐसी राज्यपाल के पास में शक्तियां होंगी। वेरी गुड वेरी गुड। स्पीकर, स्पीकर के पास में अधिकार होगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर किसके पास में होगा,
यहाँ पर किसके पास में होगा? तो यहाँ पर चेयरमैन के पास में होगा, ये आपको पता होना चाहिए, स्थगन के अधिकार की बात। 174 हो गया, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ आर्टिकल 175, ये क्या है? विधानमंडल में अभिभाषण। राष्ट्रपति ये राज्यपाल कभी भी विधानमंडल में जाकर के क्या कर सकते हैं? उसको अभिभाषण, ठीक है, अभिभाषण यानी उसको वहां पर जाकर एक स्पीच दे सकते हैं। क्या बताया गया है यहाँ पे? एड्रेस इन लेजिस्लेचर। और साथ में जो मंत्रियों के द्वारा तैयार होता है 176, उसमें क्या होगा? प्रथम सत्र, जो पहला सत्र होगा, प्रथम सत्र में संबोधन। भाई हमेशा राज्यों में भी तो विधानसभा के चुनाव होंगे। जैसे यूपी विधानसभा के चुनाव कब होंगे अगली वर्ष? बताओ, अगले वर्ष बोल रहा हूँ, सॉरी, अगली बार विधानसभा के चुनाव कब होंगे? विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस इन फर्स्ट सेशन, इसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति साहब का विशेष अभिभाषण आपने पढ़ा था, वही सेम कंडीशंस है कि भाई वो मंत्रियों के द्वारा तैयार होता है, मंत्रिपरिषद उसको तैयार करती है। इसमें ये अपने पास से एक शब्द नहीं बोल सकते। दो स्थितियां मैंने आपको बताई थी कि भाई एक तो हर साल, एवरी ईयर, हर साल जो पहला सत्र होगा, पहला सत्र होगा तब होता है ये। और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? कि जब नई विधानसभा आएगी, जैसे वहां पर नई लोकसभा पर होता था, तो यहाँ पर होगा नई विधानसभा के गठन में। नई विधानसभा जब चुन के आएगी तो अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे, बहुत बढ़िया, कई साथियों ने लिखा है, देखो नवीन सर की गुड़िया एकदम से बहुत बेतरतीब उत्तर आपका आया है, गलत उत्तर है, और लगातार आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं। मैंने कितनी बार सिखाया, ना जानते हुए नहीं लिखना है। 2027 में होंगे अगले विधानसभा चुनाव। ओके, लोकसभा चुनाव होंगे 2029 में। तो बच्चों इतना तो कॉमन तो रखिए ना सेंस, उतना कॉमन सेंस नहीं रखोगे तो फिर कहाँ जगह मिलेगी। और मैंने आपको क्या बताया था इंपोर्टेंट में? आर्टिकल 200, ये याद रखिए। राज्य में कानून निर्माण जो होगा, राज्य में कानून निर्माण, जैसे राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं, यानी कि क्या बोलेंगे, राज्य में कानून निर्माण जो होगा वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के द्वारा होगा। राज्यपाल की परमिशन जरूरी है, राज्यपाल के हस्ताक्षर द्वारा होगा, हस्ताक्षर द्वारा होगा, ठीक है। लेजिस्लेशन इन द स्टेट, लेजिस्लेशन इन द स्टेट कैन बी मेड बाय द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर, मेड बाय साइन ऑफ गवर्नर, ये लिख लीजिए, साइन ऑफ गवर्नर। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब जैसे मान के चलो किसी विधेयक के पर इनको कोई आपको मैंने सारा प्रोसीजर बताया इस बात का कि सबसे पहले क्या होता है, कोई विधेयक पेश होता है तो वो कहाँ जाएगा? दोनों सदनों में जाएगा। जैसे यहाँ पर विधानसभा में जाएगा, पहले विधान परिषद में, दोनों से पास होकर फिर किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास में जाएगा। राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अधिनियम या कानून बन जाएगा, यानी कि उसको फिर क्या है? शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। किसी बिल के पास शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, लेकिन अधिनियम के पास में शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब आप एक कुछ कंडीशन पर विचार करिए कि अब राष्ट्रपति साहब तो उसको किसी और को सौंप नहीं सकते थे, लेकिन राज्यपाल से बड़ी सत्ता तो इस देश में मौजूद है, राष्ट्रपति। तो कई बार क्या होते हैं, किसी किसी बिल को, जो बिल पेश हुआ है, अधिनियम पेश हुआ, इसको वो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं। इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए उस शक्ति को कहा जाता है राज्यपाल की स्वयं विवेकाधिकार शक्ति। कैसी शक्ति? उसकी स्वयं विवेकाधिकार की शक्ति है। तो वो भी कहीं नोट कर लेना किनारे पर, ठीक है। क्या मैंने कहा आपसे? नोट बना के लिखना है इस बात को। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, जो उसके खुद के विवेक पर निर्भर करती हैं, विवेकाधीन शक्ति, इसको डिक्शनरी पावर्स बोलते हैं। विवेकाधीन शक्तियां, ऐसे लिख लो, शक्ति की जगह, क्योंकि एक से ज्यादा हैं। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। मेरी आवाज तुम्हें साफ आ रही है? मेरा थोड़ा सा जो है ना, मतलब गला भारी है। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर क्या है? देखो, इन शक्तियों में जो पहली शक्ति आती है, पहली शक्ति आपकी आती है कि एक तो वो राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजेगा। बताओ किस आर्टिकल से लगता है राष्ट्रपति शासन? भाई राष्ट्रपति शासन ये खुद थोड़ी लगा देंगे, राष्ट्रपति लगाएंगे ना, राज्यपाल तो लगा नहीं सकता।
लेकिन भेजता कौन है कि भाई यहाँ पे क्या है, जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया, मैंने बताया तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगता है। आर्टिकल 356 बहुत ठीक आंसर है, जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 से लगता है। राष्ट्रपति शासन के लिए जितने भी साथियों ने 352 लिखा है, बेटा पढ़ लो, अभी भी समय है, नहीं तो फिर आओगे उनके चक्कर में, है ना, और फिर पता नहीं क्या होगा उनके चक्कर में आके। अभी समय है, पढ़ लो। राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजना, सेंडिंग रिपोर्ट, सेंडिंग रिपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट्स रूल, सेंडिंग रिपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल नहीं पढ़ा है तो रिवाइज करना आज इसको जा करके, जिसको नहीं पता है। ये किस में है, आर्टिकल 356 से लगता है, तो यही रिपोर्ट भेजते हैं उसके लिए। तो इनकी विवेकाधिकार शक्ति है, किसी से इसके लिए विचार विमर्श नहीं करते हैं, क्योंकि संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब क्या है कि सरकारें सही काम नहीं कर रही हैं। अब उसके लिए मंत्रिपरिषद से थोड़ी ना डिस्कस करेंगे कि भाई, और मान के चलो मंत्रिपरिषद काहे को मानेगी इस बात को कि भाई हमारा शासन ठीक नहीं चल रहा है या संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजना। कुछ विधेयकों को, कुछ विधेयकों को, कुछ विधेयकों को, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करना, राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करना, संरक्षित करना। वो बोलेंगे ये राष्ट्रपति की परमिशन से ही बनेंगे, क्या बोलेंगे, रिजर्व कर देता है उनको, यानी कि रिजर्विंग सर्टेन बिल्स, सर्टेन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट। ये उसकी शक्तियां हैं, विवेकाधिकार शक्ति। जैसे मान के चलो उसके पास पहुंचा कोई बिल स्वीकृति के लिए, तो वो किसको बोल देंगे, रिजर्व कर देंगे उसको प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट साहब देंगे इस। तो ये ऐसी जो विवेकाधीन शक्ति हैं, आपने देखा होगा, क्या राष्ट्रपति में हमने पढ़ी थी विवेकाधीन शक्ति, आप कहेंगे नहीं। हमारे देश में राष्ट्रपति को नहीं दी गई है डिक्शनरी पावर्स, सिर्फ राज्यपाल को दी गई हैं। ये मतलब विशेष बनाती है राज्यपाल को, और भी विशेष बनाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी समझ में नहीं आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी इस बात में, क्या बात हमने बोली? सबसे पहले तो मैंने 89 रूल समझाया आपको। 89 रूल आप समझ गए होंगे, इससे कितनी चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। इसको आप देख सकते हैं कि भैया केंद्र में और राज्य की जो व्यवस्था है उसमें 89 अनुच्छेद का अंतर है, 89 जोड़ दो, क्योंकि जनरली आर्टिकल सबको पता होते हैं। मैं कहता हूँ ना, आर्टिकल्स पढ़ लो, आपको आगे कॉमन हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो इसके बाद में हमने बताया, आज हम पढ़ रहे थे कार्यपालिका में महाधिवक्ता किसकी तरह काम करेगा, एजीआई की तरह काम करेगा, आर्टिकल 76 की तरह। तो जो आर्टिकल 76 में जहाँ पर आपका आ रहा हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ पे आ जाएगा हाई कोर्ट आ जाएगा। जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट आ जाएगा। ओके, मंत्रिपरिषद में ये हम कल जिक्र ही करेंगे आपसे सारी चीज़ों का। ओके, राज्यपाल होगा एक 153 में, यहाँ से रिवाइज करा देते हैं। एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल एक से, आप बोलो हाँ या ना में, राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों का हो सकता है, हाँ। अगर एक से ज़्यादा का हो जाएगा तो वेतन कौन देगा, तो उसको राष्ट्रपति साहब बताएंगे कौन कितना प्रतिशत वेतन देगा। जनरली इसका जो सैलरी है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है, तो वो आपका संसद द्वारा तय होगा। कार्यपालिका की शक्ति इसके पास में है, हाँ जी। राज्य में जो भी नियुक्तियां होंगी, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे वित्त आयोग हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे आपके उप कुलाधिपति की नियुक्ति हो, तो उन सबको कौन करेगा, यह सारे कार्य जो हुए जाएंगे किसके नाम से हुए माने जाएंगे, इसी को बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति। तो वो राज्यपाल के नाम से हुए माने जाएंगे। ठीक है, नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति साहब करेंगे। नियुक्ति के लिए कोई ऐसा खास पैमाना था, आप कहेंगे नहीं, बस उस राज्य से संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस राज्य से उसका संबंध ना हो, उस राज्य की राजनीति से वो जुड़ा हुआ ना हो, कुछ चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और ये क्या कर देते हैं, उसको अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त कर देते हैं। पदावधि 5 वर्ष की होगी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी योग्यता। क्या बोलेंगे भैया, भारत में क्या हो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष उसकी कम से कम आयु हो। शर्तें मैं आपको बता चुका, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बाकी तो जनरली तो सबके लिए लागू है कि दिवालिया ना हो और पागल ना हो, है ना। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ये ना सोच लो कि कभी यहाँ पर मैंने आपको शर्त नहीं लिखाई तो आप ये सोच लो अनसाउंड माइंड को क्या राज्यपाल बना सकते हैं। तो इतना बुद्धू बच्चा नहीं बन जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी? आर्टिकल 160 में मैंने आपको बता दिया, रिक्ति बता दी कि भाई इनकी जगह कौन अधिकार लेंगे। क्षमादान, शक्ति का विस्तार मैं आपको बता ही चुका। शक्ति का विस्तार कुछ नहीं होता, देखो शक्ति के विस्तार को समझ लो, इसमें सिर्फ इतना ही शब्द याद रखना है
देखो, राज्य सरकार के पास कुछ, राज्य सरकार किन पर कानून बना सकती है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम आपका सूचियों का बंटवारा पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं राज्य सूची पर कानून को राज्य सरकार क्या संघ सूची पर कानून बना सकती है? यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर आपका कोई भी लॉ बना सकती है? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं बना सकती भैया। यानी कि आर्टिकल 62 100 बात कर रहा है इसका शक्ति का विस्तार। तो ये शक्ति कहाँ तक है, वो ये बात बता रहा है कि राज्यपाल की भी शक्ति वहीं तक है जितनी शक्ति राज्य के पास है कानून बनाने के लिए। इससे ज़्यादा पर वो भी कानून फिर नहीं बना सकता। मान के चलो उसे अध्यादेश जारी करना है, अध्यादेश जारी करना है, तो ऐसा थोड़ी है कि संघ सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर देगा। वो शक्ति राष्ट्रपति के पास रहेगी। तो इसमें से अगर आप घटाएं 89, इसमें से 89 माइनस कर दो। 89 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, बोलो फटाफट से, सारे लोग बताएं कितना बच जाएगा यहाँ पर। 15 में से 8 गए आपका, बोलो भैया फटाफट से। 73 आ जाएगा, कोई दिक्कत? 73 आएगा। तो ये यानी कि 73 में फिर क्या बताया गया होगा? तो वहां पर बताया गया होगा कि भाई उन विषयों पर ही कानून राष्ट्रपति बना सकते हैं जिनका अधिकार किसके पास में है? संघ के पास में है। तो यहाँ पर वो राज्य की बात की। थम्स अप करके बताएं मुझे, क्लियर है ये बात? तो ये इतने डिफरेंस तो आप भी करने सीखें कॉमन से। हर चीज़ को मतलब रटना नहीं है आपको कि भैया नहीं मैं तो रटे रटाए तोते की तरह काम करूंगा, उतना नहीं बनना है। थोड़ा सा मतलब अपनी इंसाइट डेवलप करनी है। एक अच्छे स्टूडेंट की इंसाइट डेवलप होनी चाहिए। तो हमने आज राज्यपाल को पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। ओके, और अभी बोल दिया करो, कम से कम इतना तो बोला करो, हाँ जी बहुत शांति से पढ़ा और बहुत मज़ा आया। एग्ज़ाम कोई भी दे देना भाई, ठीक है? मुझ पर ऐसे वो नहीं आती, मैं आपको हर रोज़ ये बताऊं कि नहीं ये कर देंगे हम, चमत्कार कर देंगे, धरती की गति हम बदल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विशेष बच्चे होते हैं वो अपनी मेहनत से अच्छा एक रिजल्ट बना लेते हैं, बाकी कोई ऐसे बड़े चमत्कार नहीं होते हैं, ठीक है? वो मुझसे नहीं भी पढ़ेंगे, कहीं और से पढ़ेंगे, तब भी रिजल्ट बनेगा अच्छे बच्चे का, तो हमेशा बनता है ना उसका, तो सब जगह से बनेगा, अच्छी जगह से पढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, खराब जगह से पढ़ लेते हैं, नहीं बना पाते रिजल्ट। सारा बात तो यही है ना कि एक सही चीज़ों का आपका एक पहले तो मेल हो, और तभी तो सही परिणाम आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे फिर सही परिणाम? किसी संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघराज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हाँ जी, 7वें से नियुक्त किया जा सकता है। बताइए जी, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारिणी शक्ति किस में नियुक्त होगी? केंद्र की राष्ट्रपति में, राज्य की राज्यपाल में नियुक्त होगी, निहित होगी। निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्ति है? उसको साथ ही जो डिक्शनरी पावर दी गई है, बताओ डिस्क्रिप्टिव पावर दी गई है वो क्या है? राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, हाँ जी दी गई है। मंत्रियों की नियुक्ति, क्या उसकी ये विवेकाधीन शक्ति है? नहीं भैया, क्या बोलेंगे? ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के विचारत राज्यमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयक को संरक्षित करना, हाँ कर सकता है। राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाना, देखो नियम तो बना सकता है वो, नियम तो बना सकता है, मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ठीक है? ये उसके स्वयं के विवेक पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसके लिए उसको मंत्रिमंडल से परामर्श करना पड़ेगा। मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तो सीएम से परामर्श करेगा, ठीक है? स्वयं विवेकाधीन नहीं है, खुद के विवेक की नहीं है वो, ठीक है? अन्य व्यक्तियों से उसके लिए राज्य संचालन के लिए कोई नियम बना रहा तो सीएम से डिस्कस करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? 1 और 3 ठीक हो जाएंगे। यही पूछा ना कौन सी सही है? हाँ विवेकाधीन शक्ति है, 1 और 3 हो जाएगा। बोले जी फटाफट से। सीडीएस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। क्षमादान, प्रतिकार, राहत या दंड में छूट प्रदान करने की शक्ति उसको है? हाँ जी है। वो विधानसभा को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, भंग करने की शक्ति, ठीक है? और ये है उसका पास, बिल्कुल है। महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करेगा? भाई हमने कहा कि केंद्र में ये किसके जैसी व्यवस्था है? महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी को राष्ट्रपति करता है, तो यहाँ पर कौन करेंगे? ये करेंगे। लेकिन कहीं भी साथी जो राजनयिक शक्तियों का जिक्र है वो नहीं आता है राष्ट्र किसके बारे में? आपका राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के बारे में, ठीक है? बहुत बढ़िया। समन बोल रखा है उसने, प्रोरोगेशन बोल रखा है, और डिजॉल्व, डिजॉल्व तो कर सकता है, ठीक है? बुला भी सकता है। स्थगित करने का अधिकार, देखो ये शब्द थोड़े स्पष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे शब्द आ गया ना स्थगित। अच्छा प्रोरोगेशन लिख रखा है उसने, ठीक है, इंग्लिश में ठीक है ना वो, तो इसलिए इंग्लिश वाले को देखेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल की सभी कार्यवाहियों को किसके नाम पर लिया जाना व्यक्त किया जाएगा? जितनी भी कार्यवाही होंगी सब किसके नाम पर होंगी? साथ ही आपका राज्यपाल के नाम पर होंगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं जी भैया क्या बोलेंगे? अभी पूछा गया तमिलनाडु पीएससी में, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ जी। वह केंद्र सरकार के नामांकित व्यक्ति हैं, ही इज द नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
हाँ जी बिल्कुल, वही केंद्र सरकार उनको क्या बोलती है, नामांकित करती है, राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। बोले भाई फटाफट से। संविधान का मसौदा राज्यपाल के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए प्रदान कहीं पर चुनाव की बात की गई है इसके लिए? नहीं। संविधान ने राज्यपाल की अप्रत्यक्ष नियुक्ति का विकल्प चुना है? हाँ जी, नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति होती है। 1 2 4 सही है, क्या होंगे? 1 2 4 सही होंगे, 1 2 4 होंगे। अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स को पढ़िए। यह एक विवेक की शक्ति है, ये डिक्शनरी पावर है क्या? विवेक की शक्ति है क्या ये? भैया बताओ फटाफट से। अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेक की शक्ति है क्या? नहीं भैया, विवेक की शक्ति नहीं है। ओके, क्या बोलेंगे? आपका जब सत्र ना चल रहे हों तब वो अध्यादेश जारी करेंगे। लेकिन विवेक की शक्ति क्या बताई है मैंने? दो, उसकी खुद की दो हैं कि एक तो राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजना, और दूसरी शक्ति क्या बताई है मैंने आपको? राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजेंगे, और दूसरी शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर रहे हैं, है ना। किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। गलत बात है, बिल्कुल सक्षम है। आज अध्यादेश जारी करेंगे, कल वापस ले लेंगे। मैं हमेशा से बताता हूँ, राष्ट्रपति जारी करेंगे तुरंत वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में। ना तो एक ना दो, ना तो एक ना दो, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल या गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद पर रहते हैं, या उनमें राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है, वे सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर चुने जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति के इच्छानुसार होंगे, कार्यकारी शक्ति इसी में निहित होगी, 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो कौन सा सही होगा आपका? 2 3 4 सही होंगे, 2 3 4 सही होंगे। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको हम देते हैं आपका होमवर्क। उम्मीद करूंगा आप आंसर देंगे, और कल फिर हम स्टेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप समझोगे, आपके लिए सारी चीज़ें मतलब एकदम कॉमन हो जाएंगी। अब आपने देखा, मैं आपसे पहले कहता था कि आपको फिर आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आप एक स्पीड से चल पाएंगे, है ना। स्पीड से चलने का मतलब क्या है? मतलब उतना भागना नहीं है हमको, बड़े धैर्य के साथ में चलेंगे पूरे सब विषय। जब भी कोई भी, ऐसा नहीं कि पॉलिटी को इतने धैर्य से पढ़ेंगे, इतने धैर्य को हम हिस्ट्री को भी इतने धैर्य से पढ़ेंगे। हाँ, स्टैटिक वो अटपटा विषय है। अटपटा का मतलब उसमें ट्रिक्स व्रिक्स फनी वे में उसको हम याद करेंगे। वहाँ पे आप भी भूल जाना कि हम आपका जो है मतलब ऐसे गुरु शिष्य वाला, वहाँ पर तो हम एकदम से दोस्त हो जाएंगे, ये समझो तुम। दोस्त हम अभी भी हैं। वहाँ पे फनी वेज होते हैं, क्योंकि वो तो रटने वाली चीज़ है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ समझने की होंगी, उनको समझेंगे, और जो रटने वाली चीज़ है उनको रटेंगे, है ना। तो उसमें जहाँ कॉन्सेप्ट होगा वहीं तो समझेंगे कुछ, जहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा वहाँ पर क्या समझेंगे। चलेंगे सारी चीज़ों को धैर्य के साथ, ठीक है। स्टैटिक जीके को तो हम लोग आराम से करेंगे, और सारे विषयों को आराम से करेंगे। तो ये होमवर्क देना मत भूलना। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है लिखना मत भूलना, ठीक है। हमेशा लिखा करो, और अपना ख्याल रखो। कंप्यूटर भैया, शुभम भैया हो तो बोल दो कि आनंद आ गया। हाँ, आनंद आना चाहिए। जिस छात्र को पढ़ने में आनंद आ जाए वही स्वर्ग है साथी, ठीक है। ये समझ जाओ तुम, वही जन्नत है। अध्ययन में जिसको मज़ा आ जाए। मेरी नज़र में जब हम इसकी व्याख्या कर रहे थे तो 2 तरह के पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैं मानता हूँ। एक व्यक्ति अपने जीवन में चुनाव करता है कि भाई मुझको अय्यासी में अपना जीवन व्यतीत करना है, या ऐश करनी है किसी भी प्रकार की, और वो नकारात्मक हो कितनी भी। लेकिन आप उस व्यक्ति से उस बारे में चर्चा करोगे तो उसके लिए जीवन का आनंद वही है, ठीक है। किसी वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति से आप पूछोगे ना, या महिला से, पुरुष से, तो वो कहेगा उसके लिए आनंद की चीज़ वही है, और उसके अलावा कोई सुप्रीम चीज़ है ही नहीं दुनिया में, वो अलौकिक है, उसको वही लगेगा। आप एक अध्ययन में डूबे व्यक्ति से पूछोगे कि आपके लिए क्या है, तो वो कहेगा मेरे लिए अध्ययन जो है वही सुप्रीम चीज़ है। लेकिन उसकी नज़र में तो दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर आप समझ सकते हो। तो अध्ययन वाले को लगेगा कि वो मूर्खता है, लेकिन उस व्यक्ति को लगेगा अध्ययन दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ये पैमाना तय होता है व्यक्तिगत रूप से कि भाई आप कैसे व्यक्ति हैं। अगर आपको अध्ययन में मज़ा आ रहा है तो सीधी सी बात है, आपका जो साथी, अगर मैं ये बात करूं कि जिसको हम अंतिम पराकाष्ठा बिंदु कहते हैं, कि आपका ये है शीर्षतम बिंदु, ये है कि आपको इसमें आनंद आता होगा, और अच्छी बात है मेरी नज़र में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए मैं खराब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र में बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से पढ़ें। गुरुजी आज प्लीज़ एक शायरी सुना दीजिए, ठीक है। तो वाह वाह करो, सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर नहीं बोलोगे, फिर सुनाएंगे जब विषय एंड होगा, है ना। कि तेरी मोहब्बत मोहब्बत में भी ना जाने कितने फसाने हैं, कि तेरी मोहब्बत में भी ना जाने कितने फसाने हैं, बार बार ठुकराया तुमने मुझे, बेशरम हम भी फिर भी तेरे दीवाने हैं, बेशरम हम फिर भी तेरे दीवाने हैं। तो ख्याल रखें अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।